गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी और छोटा सा परिचय अपने बारे में दूंगी कि हिंदी की लेखिका हूँ। शुद्ध हिंदी में कहानी और कविताएं पढ़ती हूँ और हिंदी में लिखती भी हूँ और हिंदी में बयां भी करती हूँ। ज़्यादातर मेरी कविताएं प्रेम, विरह और नारीवाद पर आधारित होती हैं। कहानी और कविता में बहुत ज़्यादा अंतर मैं तय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर कविता के पीछे मुझे एक कहानी नज़र आती है और हर कहानी में मुझे कविता की लय, कविता की धुन सुनाई देती है। तो पहली कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है तुम कौन हो। हालांकि ये कविता आधारित है स्त्रियों पर, और जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, स्त्रियों पर बात करने के लिए मुझे बहुत अधिक पारंगत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म से स्त्री हूँ। स्त्रियों के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है और तकलीफ नहीं है कि स्त्री होने की कोई तकलीफ या कोई वो नहीं है कि स्त्री होने का कोई रोना है। गर्व ही होता है स्त्री होने का। और मेरा मानना है कि इस जीवन में संघर्ष स्त्री और पुरुष दोनों के हिस्से आता है, दोनों के हिस्से ही वही जद्दोजहद आता है। पर आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि स्त्रियों के हिस्से संघर्ष थोड़ा ज़्यादा आता है, फिर भी उनको उसका श्रेय नहीं मिलता है। ज़्यादातर इसी नवरात्रि में आप उनको देवी बनाकर उनकी पूजा करते हैं और एक टाइम आ जाता है कि उनको कमजोरी की निशानी ही दिखाया जाता है कि आप स्त्रियों की तरह कैसे रो रहे हो, चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या। बाकी स्त्रियों के बारे में बात करूँ तो मेरा पिटारा बहुत बड़ा है, समेटना मुश्किल हो जाएगा। बस मेरा इतना मानना है कि जब तक स्त्रियां स्वयं की इज्जत नहीं करेंगी, जब तक वो खुद से प्रेम नहीं करेंगी, अपना खुद का अस्तित्व नहीं पहचानेंगी, दुनिया आपसे प्रेम नहीं करेगी। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ अपनी कविता तुम कौन हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम आदि हो, अंत हो, तुम ही अनंत हो। खुद को अगर पहचान लो तो तुम स्वयं ही ज्वलंत हो। तुम कौन हो? जिस युद्ध में हो तुम शामिल, वहां तय है कि तुम हार के भी जीत जाओगी, क्योंकि तुम हो इतनी अटल, इतनी दृढ़ कि खुद पर आ गई तो तुम शून्य से शिखर बनाओगी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कोमल हो। तुम कोमल हो, सरल हो, बिल्कुल पलाश के फूल जैसी, मगर भूलना नहीं कि तुम ही रक्षा कवच हो इस संसार का, शक्ति के त्रिशूल जैसी। तुम कौन हो? जो बार बार तुमसे कहते हैं कि हमने दी है तुम्हें तुम्हारी पहचान, हमसे है तुम्हारा नारीत्व। जो बार बार तुमसे कहते हैं कि हमने दी है तुम्हें तुम्हारी पहचान, हमसे है तुम्हारा नारीत्व। प्यार से कांधा उनका थपथपाकर पूछो उनसे कि क्या वो जानते हैं कहाँ से उपजा है उनका अस्तित्व। फिर भी बार बार दुनिया ये तुमसे पूछेगी कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। क्या अब भी तुम इस बात पर मौन हो? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है माँ का मायका। माँ का मायका यानी हमारी नानी का घर। और इसको सुनते ही हम सबके चेहरे पर न जाने कितनी मुस्कान तर जाती है, बचपन की बहुत सारी यादें आ जाती हैं। पर उस जगह को ना मैं इससे इतर देखती हूँ। मैं उस जगह को अपने माँ के अस्तित्व के रूप में देखती हूँ। ये वही जगह होती है जहाँ हमारी पहचान हमारी माँ के जरिए से होती है, हमारे माँ के नज़रिए से हमें जाना जाता है। वहाँ जाकर आप महसूस कर पाते हैं कि आपकी माँ सिर्फ हमारे घर की बहू, हमारी माँ किसी की पत्नी नहीं, वो किसी की बेटी भी हैं, किसी की सहेली भी हैं, किसी की बहन भी हैं। और आज मेरी माँ उपस्थित भी हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियाँ उनके लिए बजाइए और अपनी माँ के लिए भी बजाइए। मैं पढ़ती हूँ अपनी कविता माँ का मायका। मुझे बचपन में सबसे अच्छा लगता था नानी का घर यानी माँ का मायका, क्योंकि वहाँ मुझे मम्मी की बिटियाँ हूँ इस बात से जाना जाता था। सबका ख्याल रखने वाली माँ का भी ख्याल वहाँ रखा जाता था। नानी के सानिध्य में माँ बिल्कुल बच्ची बन जाती थी। अपने गांव की पगडंडियों, खेतों, पुरानी सखियों से मिलने की उत्सुकता उनके मायके जाने की तैयारी से ही दिख जाती थी। नानी से मिलने के नाम पर ही उनके मुरझाए चेहरे की लाली फिर से खिल जाती थी। पर इस रक्षाबंधन माँ मायके जाने के नाम पर थोड़ी परेशान, खामोश, उदास थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तैयारी नहीं करनी? माँ पहले तो फीकी मुस्कुराहट मुस्कुराई, फिर रो पड़ी। अम्मा के बिना कौन सा मायका? अम्मा थी तो सब संग थे। अब सोचती हूँ किसके पास जाऊं? बड़के भैया के पास जाऊंगी तो छोटा भाई रूठ जाता है, दोनों को संग बिठाऊं तो दोनों का अहंकार आड़े आता है। अम्मा थी तो सबको अपनी आंचल की गांठ में बांध कर रखती थी। जाते जाते माँ के हाथों में नानी सौंप गई थी एक जिम्मेदारी, ललिया अब तुम ही हो इनकी मैया, दोनों को संग बांधे रखना। पर माँ के थामे कहाँ थमना था वो मनमुटाव जो सालों से दोनों भाइयों के मन में पल रहा था। नानी को गए साल भर भी न बीते कि गांव के मकान का सौदा हो गया। अब दोनों भाइयों का मकान शहर में अलग अलग बन रहा था। वैसे मामाओं की भी कोई गलती नहीं,
ये तो दुनिया की रीत है, पुराना छोड़ आगे बढ़ जाना। बस माँ का कहना था कि शहर जाओ, खूब तरक्की करो, पर अम्मा की निशानी को यूं ना अनाथ करो। बस माँ का ये बोलना हुआ कि एक दूसरे से बात बात पर टकराने वाले दोनों भाइयों के मत फौरन मिल गए। दोनों एक स्वर में बोल पड़े, तुम यहाँ की चिंता ना करो जिज्जी, जाओ अपना घर संभालो, उसका ख्याल करो। फिर मुझे उदास होता देख माँ बोली, कोई बात नहीं, क्या हुआ, जो गांव वाला घर खो गया, ठाठ से जाऊंगी दोनों भाइयों के घर, अब तो मेरा दो दो मायका हो गया। पर मैं देख सकती थी दोनों मामा की राखियां और मिठाई के डिब्बे अलग अलग रखते हुए माँ की झूठी हंसी के पीछे की वो उदासी, उनकी लाल आंखों के पीछे का सूनापन, जो शायद मायके में अब भी नानी को तलाशेंगी। सबके आगे बढ़ने की जल्दबाजी में माँ की पुरानी सखियां, उनका आम का बाग, सावन का झूला, माँ के बचपन का नाम, उनके नाम का कमरा, नानी की यादों से भरा उनका आंगन, सबका सब माँ से दूर हो गया, सबका सब माँ से दूर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।